ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? स्टैटिस्टिक का यूनिट नंबर 1, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है उसको डिटेल में जानेंगे। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब आप शुरू करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाइपोथेसिस मीन्स एक स्टेटमेंट है, एक एजम्पशन है, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कितना सही है या कितना गलत वो चेक करना है, जिसे हम क्या कहेंगे? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करनी है, जहाँ पे सबसे पहले थियरी का पार्ट है, जहाँ पे सभी चीज़ों की बेसिक टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे। उसके बाद दो पार्ट के सम आएंगे, एक एस्टिमेशन के और एक डिसीजन मेकिंग के। सभी सम आइदर वन पॉपुलेशन हो, मीन्स यहाँ पे जो सम आएंगे वो वन पॉपुलेशन होंगे, जहाँ पे आप टेस्ट क्या करोगे? मीन, प्रपोर्शन एंड वेरिएंस। मीन के लिए जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट आएंगे, प्रपोर्शन के लिए भी जेड टेस्ट आएगा, और वेरिएंस के लिए काई स्क्वायर टेस्ट आएगा। ओके, तो हमें अभी यही सीखना है। चलो, सबसे पहला पार्ट स्टेटिस्टिकल इन्फरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉपुलेशन को समझना है। पॉपुलेशन दो टाइप का होता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। बराबर, कितने टाइप का होता है पॉपुलेशन? रियल एंड इमेजिनरी। रियल मीन्स एक्चुअल पॉपुलेशन जो फिनिट है, काउंटेबल है, बराबर, या फिर वो अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेकेंड टाइप पॉपुलेशन का आएगा, वो होमोजीनियस होएगा। होमोजीनियस मीन्स यहाँ पे सभी चीज़ें एक जैसी होगी। लाइकवाइज हमारा ब्लड सैंपल अगर आप लेते हो तो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सेम ही रहता है, बट हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट रहता है। सपोज नंबर स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, बराबर, तो वो बहुत हेट्रोजीनियस होगा। हर एक स्टूडेंट की हाइट, वेट, सब कुछ अलग अलग होगा। अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लेके उसके ऊपर से पूरे पॉपुलेशन का आप एजम्पशन कर सकते हो। लाइक आपका ब्लड सैंपल टेस्ट किया तो ब्लड सैंपल टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि क्या, कौन सा डिसीज है, क्या तकलीफ है, बराबर। तो यहाँ पे सैंपल को इन डिटेल मीन सिग्निफिकेंस के मुताबिक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सैंपल का रिजल्ट है उसको आप डायरेक्टली पॉपुलेशन का रिजल्ट एजम्पशन कर सकते हो। बट अगर पॉपुलेशन कैसा है? हेट्रोजीनियस, डिफरेंट है, तो एक पर्टिकुलर सैंपल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो आपको अलग अलग सैंपल लेने होंगे और उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारी एजम्पशन है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी होगी। यहाँ पे स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इन्फरेंस अराइज। Inference means one kind of decision making problem. In statistic, inference refers to process of selecting and using the sample information to draw conclusion about the population. Means sample के ऊपर से non sample के ऊपर से unknown population तरफ जाने का जो रास्ता है उसे हम statistical inference या testing of hypothesis कहेंगे। एस्टिमेट करना मीन्स एज्यूम करना कि भाई इतना होना चाहिए, तो सैंपल के मुताबिक पॉपुलेशन पैरामीटर को एज्यूम करना। जितने भी स्टैटिस्टिक के मीन्स सैंपल के रिजल्ट आएंगे उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, और जो पॉपुलेशन के रिजल्ट आएंगे उसको हम पैरामीटर कहेंगे। याद रखना, सैंपल के रिजल्ट को क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक। लाइक नंबर ऑफ सैंपल स्मॉल एन, सैंपल मीन एक्स बार, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एस, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक हो गई। इसे ऑपोजिट पॉपुलेशन के नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज कैपिटल एन, पॉपुलेशन का मीन जिसे हम म्यू कहेंगे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की साइन आएगा, ये पॉपुलेशन का रिजल्ट आया जिसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। सेकेंड पार्ट जो आपको सीखना है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जहाँ पे सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे और बाद में सैंपल के रिजल्ट के मुताबिक उसकी सिग्निफिकेंस चेक करेंगे कि भाई हमने जो हाइपोथेसिस मीन्स हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। क्लियर? तो दो टाइप के सम आएंगे, एक पैरामीटर एस्टिमेशन वाले और दूसरा हाइपोथेसिस
टेस्टिंग वाली। ये दो टाइप के सम हमें सीखने हैं। चलो, पॉपुलेशन और सैंपल क्या है वो आपको पता है, पैरामीटर और स्टेटिस्टिक क्या है वो मैंने बता दिया अभी। उसके बाद पॉपुलेशंस ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम कैपिटल लेटर में इंडिकेट करेंगे x1 x2 x3 xn, बराबर। पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन कहेंगे, जबकि सैंपल के साइज को हम क्या कहेंगे, स्मॉल एन। पॉपुलेशन के मीन को हम क्या कहेंगे, म्यू, जबकि सैंपल के मीन को एक्स बार। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा, जबकि सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन को एस। एस की फॉर्मूला खास याद रखना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, बराबर। सैंपल के अंदर से हम -1 करेंगे। क्लियर, देखो नीचे फॉर्मूला दी है। सिमिलरली प्रोपोर्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी, वही एम अपॉन एन ही रहेगा। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज and the description of characteristic is not possible by census method. Census method means each and every item of the population are checked. तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए किसका यूज करेंगे, सैम्पलिंग मेथड का, बराबर। तो सैंपल कहाँ से ड्रॉ होगा, फ्रॉम पॉपुलेशन, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक। The computed value of particular statistic will differ from sample to sample. अगर एक सैंपल का जो आंसर आ रहा है दूसरे सैंपल का आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। So theoretically it is possible to construct a frequency table showing the value assumed by the statistic and frequency of their occurrence. हर एक सैंपल का रिजल्ट आप एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दोगे। This distribution of value of statistic is called sampling distribution. इसे हम sampling distribution कहेंगे, जहाँ पे अलग अलग Z distribution, T distribution, chi-square distribution, F distribution, ये सारी चीज़ें आएगी। चलो, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। हम डायरेक्टली सम्स के ऊपर जाएंगे, एस्टिमेशन के सम्स, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बट कब कौन सा टेस्ट यूज़ करना है वो याद रखना है। तो सबसे पहले, हाँ, यहाँ पे मैं एक चार्ट जैसा बना रहा हूँ। अब आपको टेस्ट कैसे डिसाइड करना है, तो सबसे पहले लार्ज सैंपल एंड स्मॉल सैंपल को डिवाइड कर देते हैं, बराबर। तो सबसे पहले हमने जो सैंपल लिया है, अगर वो सैंपल की साइज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, सैंपल की साइज क्या है, 30 से ज्यादा, बराबर। तो बट ऑब्वियस ये क्या है, एक मिनट, पहले हम टेस्ट किसका करेंगे वो लिख लेते हैं हम। तो टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन, दूसरा आएगा टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रपोर्शन, और तीसरा आएगा वेरिएंस का टेस्ट। चलो, जब आप बात करेंगे टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मीन की, तो अगर हम मीन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले n देखना है। अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है तो इसे मैं लार्ज सैंपल का टेस्ट कहूँगा। क्या कहूँगा, लार्ज सैंपल टेस्ट। और लार्ज सैंपल टेस्ट में मीन के लिए हम हमेशा कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, Z टेस्ट। इफ अगर n इज लेस देन 30 मीन्स ये क्या हो गया, स्मॉल सैंपल टेस्ट। तो अगर स्मॉल सैंपल टेस्ट है तो आपको चेक करना है कि सिग्मा, दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा इज गिवन। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो भी वापस कौन सा टेस्ट आएगा, Z टेस्ट। बट अगर स्मॉल सैंपल है एंड सिग्मा इज नॉट गिवन, हाँ, इसकी जगह आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, तो हम
टी टेस्ट यूज करेंगे। अगर आप टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन प्रपोर्शन यूज करते हो तो वहां पे जेड टेस्ट ही आएगा, और अगर वेरिएंस को टेस्ट करते हो तो वहां पे चाई स्क्वायर, दैट इज जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट ही आएगा। तो कब कौन सा टेस्ट यूज करना है वो याद रखना है। अगर n की वैल्यू 30 से ज्यादा है स्पेसिफाइड मीन के अंदर तो z टेस्ट ही आएगा। अगर n 30 से कम है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन तो t टेस्ट आएगा, अदरवाइज z टेस्ट ही। प्रोपोर्शन में z टेस्ट और वेरिएंस के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट। अब मीन ढूंढना है, एस्टिमेट करना है, लिमिट ढूंढनी है, तो आपको दो चीज ढूंढनी है, एक अपर लिमिट एंड दूसरा लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये हमेशा किसके अंदर आएगी, टू टेल्ड के। मीन्स हमारा आंसर ये लिमिट के विथ इन लिमिट होगा, बराबर, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अपर लिमिट के लिए और लोअर लिमिट के लिए आपको माइनस करना है ना, अपर लिमिट के लिए प्लस। अब यहां पे एक और वर्ड दिख रहा है अल्फा। अल्फा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चलो आपने सैंपल ले लिया, अब हर एक सैंपल का आंसर तो अलग ही आने वाला है, तो कितना वेरिएशन आप अलाउड करते हो, मीन्स आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। सपोज मुझे 99% एक्यूरेसी चाहिए, उसका मीनिंग 1% डेविएशन होगा तो चलेगा, बट टू टेल्ड है तो 1% मीन्स 0.01 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 0.005। तो लेफ्ट साइड पे 0.005 मीन्स आधे परसेंटेज की गलती चलेगी और राइट साइड पे आधे परसेंटेज की गलती चलेगी। अगर उसके बीच में हमारा आंसर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज टू टेल टेस्ट। वन टेल में सिर्फ एक ही साइन आएगा, टी में भी वही करना है। यहाँ पे मैंने जो बताया वही सारी चीजें लिखी है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन ये समझ के याद रखना है, एग्जाम में तो दिया होगा। अल्फा मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर अल्फा इज इक्वल टू 0.005 मीन्स हाफ परसेंटेज है तो जेड अल्फा की वैल्यू 2.57। अगर 1% है तो 2.33, अगर 2% है तो 2.05, बराबर। ये सारी चीज़ें आपको दी होगी और ये पूरा चीज़ें किसकी है, वन टेल की। अब यहाँ पे देखो टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मीन में एस्टिमेशन का सम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन आपको ढूंढना है इफ सैंपल इज ग्रेटर देन 30। अरे सैंपल 30 से ज़्यादा है, कौन सा टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट, बराबर। अगर n इज ग्रेटर देन 30 तो z टेस्ट। अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल ध्यान से देखना। अ सर्वे ऑफ 400 स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर वाज अंडरटेकन। चलो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो गया, 400 है। ईच प्रोफेसर वाज आस्क्ड हाउ मच टाइम वाज डिवोटेड टू टीचिंग ग्राफिकल टेक्निक एंड द एवरेज टाइम फाउंड। ये सैंपल का रिजल्ट है तो दैट इज एक्स बार। कितना आया, 252.38 मिनट्स। इट इज बिलीव दैट द टाइम्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 मिनट्स, बराबर। तो यहाँ पे सैंपल का रिजल्ट नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो एस नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन है, सैंपल का रिजल्ट नहीं है तो सिग्मा इज इक्वल टू 30 मिनट्स। एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, 5%। अब आपको लिमिट ढूंढनी है, एस्टिमेट करना है, मीन्स लोअर एंड अपर लिमिट ढूंढनी है। तो हम दोनों साइड है तो अल्फा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5%। तो 2.5% मीन्स 2.5 डिवाइड बाई 100 तो 0.025। अब z टेबल की वैल्यू देखो 0.025 की हमने अभी देखी थी। 0.025 की वैल्यू क्या है,
1.96 याद रखना है, एग्जाम में आपको दी होगी। तो ये सारी चीजें लिख ली। अब फॉर्मूला क्या है देख लो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की फॉर्मूला सेम है। लोअर लिमिट की फॉर्मूला मीन्स सैंपल में से आप डिफरेंस ढूंढते हो तो एक्स बार माइनस एस्टिमेट हमेशा टू टेल ही होगा, तो जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 किया मीन्स वो टू टेल्ड हो गया, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। क्लियर? चलो एक्स बार कितना था 252.38, 252.38 माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2, हमने अभी वैल्यू देखी थी कितनी थी 1.96, देखा? तो यहां पे मैं लिखूंगा 1.96 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 30 मिनट्स अपॉन अंडर रूट 400। आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है, बराबर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 249.44। एक बार माइनस किया तो लोअर लिमिट मिल गई, एक बार प्लस किया तो अपर लिमिट मिल गई। तो अगर आपके सैंपल का रिजल्ट 249.44 से 255.32 है तो हमारा जो आंसर है पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच में होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? ये पता चला? तो एक सम, एक नहीं 2 सम आपको ये एस्टिमेशन वाले आएंगे, बराबर? आइदर वो जेड टेस्ट भी हो सकता है, टी टेस्ट भी हो सकता है, या फिर काई स्क्वायर टेस्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एस्टिमेशन अच्छी तरीके से सीखना है। चलो सेकेंड, द एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ 100 फैमिली एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। कौन सा टेस्ट हो जाएगा? जेड टेस्ट। और ये एवरेज बताया है और सैंपल का रिजल्ट दैट इज माय एक्स बार 1250 यूनिट्स। एज्यूमिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन of electrical consumption of all families sigma is equal to 150. Construct 95% confidence interval. तो अल्फा इज इक्वल टू 5% है तो अल्फा डिवाइड बाय 2, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.96। हमने देखा सेम ही है। तो आपको गिनना है, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में फॉर्मूला वही रहेगी एक्स बार प्लस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ये हो गई अपर लिमिट और ये हो गई लोअर लिमिट। तो लिखेंगे क्या? द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉपुलेशन मीन म्यू इज लाइकली टू फॉल बिटवीन 220.60 यूनिट टू 1274.40 यूनिट्स। बराबर? पता चला? सेम ऊपर वाला ही सम था। उसके बाद केस 2, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू इफ सैंपल इज लार्ज एन इज ग्रेटर देन 30 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। सिंपल, अगर एन 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट ही आएगा और कुछ सोचना ही नहीं है। इन एन एफर्ट टू एस्टिमेट मीन, क्या करना है? मीन को एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन वाला सम लोअर एंड अपर लिमिट, जब भी आपको एस्टिमेशन एवरेज एस्टिमेट करना हो तो लोअर एंड अपर लिमिट ही ढूंढनी है। अगर प्रपोर्शन एस्टिमेट करना है तो भी लोअर एंड अपर लिमिट ही ढूंढनी है। अमाउंट स्पेंड बाय द कस्टमर फॉर अ डिनर एट अ सिटी होटल, डेटा वेर कलेक्टेड फॉर अ सैंपल ऑफ 49 कस्टमर, n is equal to 49 which is greater than or equal to 30। हमें पता चल गया कि z टेस्ट आएगा। ये भी मीन को ही चेक करना है, ये x बार है। और एस्टिमेशन के सम में पॉपुलेशन मीन नहीं दिया होगा बिकॉज वही ढूंढना है हमें। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने जो सैंपल लिया 49 कस्टमर का, ये स्टेटमेंट देखो, the data were collected for a 49 customer give mean 124 and standard deviation 25। ये जनरल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, हमने जो सैंपल 49 कस्टमर का लिया था उसी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। और यहाँ पे 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 1% हमारा अल्फा होगा, तो अल्फा डिवाइड बाय 2 क्या होगा
0.5%। तो 0.5% की वैल्यू 0.005। तो इसकी टेबल वैल्यू पहले देख लेते हैं 0.005 की। तो ये रही 0.005, 2.57। तो z टेबल वैल्यू हम लेंगे 2.57। फॉर्मूला में कोई नई चीज नहीं है, वही है, सिर्फ टेबल वैल्यू बदल गई। देखो x बार माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाई 2 एस अपॉन √n। मैंने यहाँ पे सिग्मा को रिप्लेस कैसे कर दिया, s। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। तो फॉर्मूला में तो वही रहा, x बार माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाई 2 एस अपॉन √n। ये लोअर लिमिट हो जाएगी, और अपर लिमिट में x बार प्लस जेड अल्फा डिवाइड बाई 2 एस अपॉन √n, ये अपर लिमिट हो जाएगी। क्लियर। यहां पे टेबल वैल्यू क्या ले ली, 2.57, बाकी सब एज इट इज रहा। तो यहाँ पे अगर आपका लिमिट, अगर आपका आंसर 114.82 एंड 133.18 के बीच में है, मीन्स तो हमारा आंसर सही है। तो ये हमारी लिमिट एस्टिमेशन हो गई। एग्जाम्पल 4, ये भी वही है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय शॉपिंग मॉल ग्रुप अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ एवरी मंथ बाय फैमिली इन अ मेट्रो सिटी। सपोज सैंपल ऑफ 81 फैमिलीज n इज ग्रेटर देन 30। Z टेस्ट कंफर्म हो गया। Resulted sample mean x bar 540 per month and sample standard deviation s 150. Develop 95% confidence interval means 5% level of significance। तो अल्फा डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 1.96 हो जाएगी। सेम वही फॉर्मूला, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ढूंढनी है आपको। तो यहाँ पे आंसर लिखा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू दिस एंड दिस। पहले लोअर लिमिट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अपर लिमिट। तो हमारा म्यू होने की प्रोबेबिलिटी 95% के मुताबिक क्या होगी, 507.33 लेस देन और इक्वल टू म्यू लेस देन और इक्वल टू 572.67। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द पॉपुलेशन मीन म्यू likely to fall between this and this is 0.95, means 95% confidence है। Case 2, confidence interval for population mean mu if sample is small, n is less than 30 आया, but population standard deviation is known। वापिस सेट टेस्ट, फॉर्मूला तो वही रहेगा बराबर। तो चलो हम कहाँ पे थे, n इज लेस देन 30 बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। तो z टेस्ट, फॉर्मूला में कुछ भी नया नहीं है। तो z अल्फा डिवाइड बाई 2, ये लोअर लिमिट हो जाएगी बराबर। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट के लिए x बार माइनस z अल्फा डिवाइड बाई 2 इनटू यहाँ पे सिग्मा अपॉन √n, और अपर लिमिट के लिए यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन आएगा, बाकी सब तो एज इट इज ही रहेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीरियोडिकली सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ वायर स्पेसिमेन इन ऑर्डर टू टेस्ट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। मीन्स वायर कितना मजबूत है ये चेक करना है। Past experience has shown that the breaking strength of a certain type of wire are normally distributed with variance। ये वर्ड याद रखना, वेरियंस। वेरियंस मीन सिग्मा का स्क्वायर, सैंपल का वेरियंस होता तो एस स्क्वायर। यहाँ पे सैंपल का रिजल्ट नहीं है, जनरल वेरियंस है। कितना है, 400। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, उसका √20। अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 स्पेसिमेन n is equal to 16 which is less than 30। तो स्मॉल सैंपल का टेस्ट हुआ। अब ये स्मॉल सैंपल है बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, तो z टेस्ट ही आएगा।
विथ मीन 60-200 kg, तो x बार क्या आएगा 60-200. डिटरमाइन एट ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 10% मेरा अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा डिवाइड बाय 2 दैट इज 5% इज इक्वल टू 0.05. तो z टेबल में 0.05 की वैल्यू देखो कितनी है, आपको टेबल या वैल्यू दी होगी वो याद नहीं रखना. हाँ, तो 0.05 1.6449, अगर 1.645 दिया है तो 5 ले लेंगे, 6449 दिया है तो 9 ये लेंगे. जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी वैल्यू को आपको कंसीडर करना है. तो यहाँ पे देखो 1.6449 ले लिया, इंटू n इज इक्वल टू इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 20 अंडर रूट 16. ये लोअर एंड अपर लिमिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा. सिंपल, बराबर. जो चीज़ सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ बिकॉज ये फास्ट रिविजन है. एग्जाम्पल नंबर 6. द वेट ऑफ अ सीमेंट इन पैक्ड बैग्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.2 kg. यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ना तो z टेस्ट ही आएगा, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन में. क्लियर. और अगर n 30 से ज़्यादा है तो भी क्या आएगा, z टेस्ट ही आएगा. तो t टेस्ट कब आएगा, अगर n क्या है लेस देन 30 है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया. अ सैंपल ऑफ 16 मीन्स n इज लेस देन 30 बट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉन, तो कौन सा टेस्ट आएगा, z टेस्ट. सेम ऊपर वाली फॉर्मूला. विथ रैंडम मीन वेट ऑफ एस्टिमेट सीमेंट ऑफ दिस बेग इस, ये हमारा x बार हो गया. फाइंड आउट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट ऑफ सीमेंट बेग. मीन फाइंड करना है, दैट इज एस्टिमेट करना है. टेबल वैल्यू दी है. क्लियर. अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, z अल्फा डिवाइड बाय 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट 10. So at 90% confidence interval, population mean mu is 49.618 to 49.782. आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of 49.618 less than or equal to mu less than or equal to 49.782 is 0.90. मीन्स 90% चांस ऐसा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच में होगा. क्लियर. अब बारी आई टी टेस्ट की. देख लो ध्यान से. अगर सैंपल साइज 30 से छोटा है एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज अननोन और आप क्या टेस्ट कर रहे हो, मीन, तो कौन सा टेस्ट आएगा, टी टेस्ट. The HRD department of a company develop an aptitude test for screening of potential employees. The following results were obtained with a random sample of x bar. S दिया है, sigma नहीं दिया, means population standard deviation is not known and n is less than 30. तो यहाँ पे लिखता हूँ n is less than 30 and sigma is unknown. तो कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, टी टेस्ट. लिखना कैसे, जो अंदर लिखा है वैसे ही लिखना है आपको. आपको मीन मैक्स ही ढूंढना है, मीन्स एस्टिमेट करना है. अगर एस्टिमेट की बारी आएगी तो आपको लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ढूंढना है. फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है. लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, एक्स बार माइनस टी अल्फा डिवाइड बाय 2 इंटू एस अपॉन अंडर रूट 10. और अपर लिमिट में एक्स बार प्लस टी अल्फा डिवाइड बाय 2 एस अपॉन अंडर रूट 10. फॉर्मूला तो वही है, बराबर. अल्फा डिवाइड बाय 2, अल्फा क्या होगा 5%, तो उसका डिवाइड बाय 2 दैट इज 2.5% इज इक्वल टू 0.025. n कितना था 25. तो याद रखना यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फैक्टर df ढूंढना है, तो df इज इक्वल टू n-1.
तो DF क्या होगा 25 माइनस 1 दैट इज 24। तो यहाँ पे टेबल वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 2 पॉइंट ये मैं रब कर लेता हूँ बराबर। अब जब सम गिनोगे तब ज़्यादा पता चलेगा। जनरली टी टेबल की वैल्यू आपको दी होगी। तो देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, x बार प्लस और माइनस Tn-1 अल्फा डिवाइड बाई 2 s अपॉन अंडर रूट n। तो यहाँ पे Tn-1 अल्फा डिवाइड बाई 2 उसकी वैल्यू मीन्स T24 DF कैसे आया, n इज इक्वल टू 25 माइनस 1 एट 0.025 क्या है वैल्यू 2.064। तो ये टेबल वैल्यू हमने लिख दी। तो ये x बार है, ये टेबल वैल्यू है, ये s है और ये अंडर रूट n है। ये x बार है तो यही किया, ये x बार, ये t टेबल वैल्यू इनटू क्या आएगा s अपॉन अंडर रूट n। तो ये दो लिमिट आ गई। क्लियर। टी टेबल वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हो बट वो जनरली आता नहीं, आपको दिया होगा। बाकी यहाँ पे आपको बताया है कि टी टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बताता हूँ एक सेकेंड। नहीं, टी टेबल वैल्यू आपको दी होगी बराबर, आपको ढूंढनी नहीं है। देखो ये सब में भी दी हुई है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी बराबर। बाकी उसकी एक फॉर्मूला थी जिससे हम टी टेबल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली वो दिया होगा तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी बराबर। तो यहाँ पे लोअर एंड अपर लिमिट मिल गई। ये दूसरा सम है, देखो वही है। The personal department organization would like to estimate the family dental expense। estimate की बारी आई तो lower limit and upper limit ढूंढना है। of employee to determine the feasibility of providing dental insurance plan। a random sample of 10 employees तो n is equal to 10 है, that is less than 30। reveal the average family dental expense x bar is equal to 32,000 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन जो x बार का रिजल्ट मिला वो मीन्स हमने जो सैंपल लिया था उसमें से आपको 32 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मिला है बराबर। तो ये सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5% इज इक्वल टू 0.005। क्लियर। और आपको n इज इक्वल टू क्या लेना है, n इज इक्वल टू df इज इक्वल टू n-1 दैट इज 10-1 दैट इज 9 df। तो टी टेबल की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे टी टेबल कैसे होता है। ये तो कैलकुलेटर खुल गया, 2 मिनट।
શોધવાનું છે, 2 મિનિટ. ये रहा टी टेबल. देखो अब इसमें अंदर हमें देखो क्या था, 3.250 कैसे आया. 99 मीन्स 1%. अल्फा इज इक्वल टू क्या था, 0.005 और डीएफ क्या था, 9. तो अल्फा इज इक्वल टू 0.005 और 9 डीएफ. ये रहा देखो 0.005 एंड 9 डीएफ. तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है कौन सी, 3.250. ये मेरा कर्सर देख रहे हो. तो ऐसे आपको टी टेबल की वैल्यू मिलेगी, बट ये आपको याद नहीं रखनी बिकॉज ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया होगा. ओके, या तो टी टेबल दिया होगा, कैसे ढूंढना है वो हमें पता चल गया. ओके, तो टेबल वैल्यू लिखने से लोअर एंड अपर लिमिट आपको मिल जाएगी. क्लियर. केस 5. अब बारी आई पॉपुलेशन प्रपोर्शन की. अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन एस्टिमेट करना है तो हमेशा कौन सा टेस्ट आएगा, जेड टेस्ट. बराबर, इसमें टी टेस्ट आता ही नहीं है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगी. तो जो सैंपल का प्रपोर्शन है लोअर लिमिट के लिए, सैंपल का प्रपोर्शन है माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2, वो टेबल वैल्यू, इनटू अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन, ये फॉर्मूला है लोअर लिमिट की. एंड अपर लिमिट की स्मॉल p प्लस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन. इस प्रकार हो जाएगा. ओके, चलो. अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग 50,000 पेयर ऑफ शूज डेली फ्रॉम अ सैंपल, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है n. फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 500 पेयर्स 2% are found to be substandard quality. तो P is equal to probability of substandard quality 2% है. तो Q is equal to क्या होगा, 98%. इसकी वैल्यू 0.02 एंड इसकी वैल्यू 0.98. एस्टिमेट एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. चलो यहाँ पे क्या आएगा, डीएफ. एक मिनट, ये तो जेड टेस्ट ही है, सॉरी. हाँ, अभी तक टी टेस्ट दिमाग में घूम रहा है. चलो, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 500 है, 2%, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो अल्फा इज इक्वल टू 5%. तो अल्फा डिवाइड बाय 2.5%. तो टेबल वैल्यू हमें पता है क्या आएगी, 1.96. The number of pair of shoes that are reasonably expected to be spoiled. कितने शूज बिगड़ जाएंगे प्रोडक्शन में. अब ये n 50,000 है, तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दोगे, 50,000. तो पहले लोअर लिमिट आपको मिलेगी कैसे, z अल्फा डिवाइड बाय 2, उसकी वैल्यू 1.96 इंटू अंडर रूट पी क्यू 0.02 इंटू 0.98 डिवाइड बाय सैंपल का साइज n 500, 0.0077. ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट. अब आपने 50,000 शूज बनाए थे, तो मल्टीप्लाई बाय लोअर एंड अपर लिमिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम 385 शूज बिगड़ सकते हैं और मैक्सिमम 1615. क्लियर. सेम वही एग्जाम्पल 10. A survey of 672 audited tax returns shows that 448 resulted in additional payment. तो कितने को एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, सैंपल का आंसर 448 डिवाइड बाय 672. तो यहाँ पे P मिलेगा, कितना आया, 0.67. तो Q इज इक्वल टू 0.33. ये पॉइंट एडजस्ट किया है उन्होंने.
कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स 1% अल्फा, तो अल्फा डिवाइड बाय 2 क्या होगा 0.5% इज इक्वल टू 0.005 बराबर। तो z टेबल की वैल्यू है ही, तो z टेबल की वैल्यू क्या होगी 2.57। तो z अल्फा डिवाइड बाय 2 p में से माइनस करेंगे एंड p में से p में प्लस करेंगे इंटू अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो ये आपको वैल्यू मिल गई, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट जो एस्टिमेशन का था वो पूरा किया, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ओके।